कर दी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस यूनिट को खत्म करेंगे हम। देखना, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लिख रही हूं यहाँ पे, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। वो क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, साथ के साथ। तो इसका आंसर आप मुझे कल बताएंगे कि क्या होगा। मैग्नीज +3 के लिए युग्मन ऊर्जा पाई का मान, युग्मन ऊर्जा पाई का मान 2800 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जबकि मैग्नीज H2O का होल 6 पर +3 चार्ज, ठीक है, और मैग्नीज CN6 पर -3 चार्ज के लिए डेल्टा नॉट का मान क्रमशः 21,000 और 38,500। क्या कैसे, ये यहां से नहीं दिख रहा क्यों? ये तो बहुत नीचे लिख रखा है। मैं बोल दूंगी, कोई बात नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट। अब लिख दिया, अब दोबारा थोड़ी लिखूंगी। 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स व 38,500 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। होता है ये उच्च चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। तो बताइए कौन उच्च चक्रण संकुल व कौन निम्न चक्रण संकुल बनाएगा। बहुत सरल है, सब समझा दिया है मैंने। क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार देख लेना जिनको पहली लाइन दिखाई दे रही है। मैग्नीज +3 के लिए युग्मन ऊर्जा पाई का मान 2800 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि मैग्नीज H2O का होल 6 28,000 है। ये 28,000 है भाई, ठीक है। जबकि मैग्नीज H2O का होल 6 +3 और मैग्नीज CN6 -3 के लिए डेल्टा नॉट का मान क्रमशः 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स व 38,500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये उच्च चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल में से कौन से संकुल बनाते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है आपको।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जितना मैंने पढ़ाया है सारा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपको पूरी यूनिट सेकंड समझ में आ चुकी है। पढ़े कैसे? नोट्स नहीं है, नोट छप रहे हैं, आ जाएंगे। करो इस क्वेश्चन को। करोगे क्या कि मुझे ही बताना है? करोगे या मुझे ही बताना है? बताओ, करोगे या मुझे बताना है? बोलो। करोगे? करके देखना, कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसा हल्का सा मैं बता दूं, देखो ये तो दुर्बल लिगेंड है या नहीं? ये वाला प्रबल लिगेंड है, क्योंकि इससे लिगेंड कौन से जुड़ा हुआ है? साइनाइड जुड़ा हुआ है। यहां पे आप दुर्बल लिगेंड के लिए देखो, दोनों में इसके लिए भी मैग्नीज+3 आना है। कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि नहीं आएगा? X प्लस H2O का होल 6 0 इक्वल टू +3, X इक्वल टू +3 होगा। और इसके लिए निकालोगे तब भी X इक्वल टू +3 आएगा। निकाल के देख लेना। मैग्नीज में दोनों के लिए मैग्नीज+3 और दूसरे वाले के लिए भी मैग्नीज+3 होता है कि नहीं होता? इसका इलेक्ट्रॉनिक देखो, ये दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड है तो डेफिनेटली युग्मन तो कराएगा नहीं। तो कैसे? देखो, इसका विन्यास तो वही होना है, 3d5 4s2 होता है ना। अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 3d5 4s2। मैग्नीज+3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इससे निकलेंगे, 1 इससे निकलेगा। 3d4 विन्यास होगा या नहीं होगा? बताओ, 3d4 विन्यास होगा या नहीं होगा? बोलो। तो देखो, यहां से ये 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी 3d। देखो, मैग्नीज के लिए कैसे लिखोगे? मैग्नीज के लिए लिखोगे आप 3d5 4s2 विन्यास। पहले तो मैं बात कर रही हूं किसके लिए? H2O वाले के लिए, यानी कि दुर्बल लिगेंड के लिए। अरे ये दुर्बल लिगेंड है ना, 3 4 5 और 4s में 2 दुर्बल लिगेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले तो अयुग्मित ही कराएगा। 1 2 3 4 5, ओके। और 2 इसमें भरे जाएंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बताओ, होगा या नहीं होगा? अब देखना, जरा मेरी बात सुनना। इसके लिए लिखना, इसके लिए लिखोगे तो क्या आएगा? इसके लिए भी तो सेम है, 3d5 4s2। तो देखो, इस बार ये प्रबल लिगेंड है भाई, प्रबल लिगेंड है। तो देखो, 1 2 3 4 5, 4s में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, युग्मन करा दो। करा दिया युग्मन, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये इसका विन्यास हो गया, ये इसका विन्यास हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा। यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, ये 1 यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा और 1 यहां से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। बस डेल्टा नॉट का मान पाई के देखना है, प्रबल के लिए क्या होता है और दुर्बल के लिए क्या होता है। तो कौन सा उच्च चक्रण संकुल बनाएगा और कौन सा निम्न चक्रण संकुल बनाएगा, इसे सॉल्व करना और मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। वैसे चाहो तो इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो, इसके लिए तो 21,000 है, दुर्बल के लिए तो 21,000 ना डेल्टा नॉट का मान। और पाई का मान कितना है? पाई का मान कितना है? 28,000। इसके लिए बात करें तो 21,000 और पाई का मान 28,000। बड़ा कौन है? बताओ। और ये कौन सा लिगेंड बनता है जब डेल्टा नॉट इज लेस देन पाई होता? कौन सा बनता है? दुर्बल बनता है। और दुर्बल बनता है, डेल्टा नॉट का मान छोटा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये तो बनाएगा उच्च चक्रण संकुल। बताओ भाई, नहीं बनाएगा क्या? और ये वाला फिर सेम, ये देखो 38,500 इज ग्रेटर देन 28,000,
है कि नहीं बताओ? 38,500 इज ग्रेटर देन 28,000, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पाई। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा संकुल बनाएगा? निम्न चक्रण संकुल। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रहा है तो लिख देना, नहीं तो वो पूछे कि कौन सा संकुल बनाएगा तो बड़ा ही आसान है। डेल्टा नॉट और पाई के मान दे रखे हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ भाई बताओ, आया या नहीं? बताओ आया या नहीं, बताओ जल्दी करके देखना। ये पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूं करने के लिए, ही मैंने समझा दिया है। एक क्वेश्चन और दे रही हूं, उसको और डिस्कशन करना है। एक क्वेश्चन और है, देखो भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी लिख लेना, क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम, और इस पर चार्ज लग रहा है बच्चों +2। ये कह रहा है इस संकुल आयन के लिए पाई का मान 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स है। पाई का मान 23,500 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि डेल्टा नॉट का मान दिया हुआ है आपके लिए 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत सरल है, 13,900 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें ये पूछ रहा है दुर्बल या प्रबल, ये डिसाइड आप करेंगे कौन सा है, दुर्बल या प्रबल लिगैंड क्षेत्र के लिए। पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, CFSE की गणना करो, CFSE की गणना करो और यह भी बताओ, कि यह उच्च चक्रण संकुल होगा या निम्न चक्रण संकुल। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या डेल नॉट का मान बढ़ने पर कलर बढ़ता है? अगर डिपेंड, ये डेल नॉट के मान पर डिपेंड थोड़ी होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ध्यान रखना, जो कलर जो होता है वो डिपेंड करता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मानो कि कोई ऐसा यौगिक बन रहा है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसमें लॉन पेयर है, तो डेफिनेटली बात है चाहे डेल नॉट का मान चाहे कम हो, या वैसे डेल नॉट का मान बढ़ने से कलर घटता है। ध्यान रखना, देखो कैसे, मैंने आपको शायद बताया था, इधर देखना, जब बात आप ओ कर रहे हो ऑक्टाहेड्रल की, टेट्राहेड्रल में तो बाद में बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, डेल्टा नॉट का मान बढ़ने का मतलब क्या है, ये गैप बढ़ गया। ध्यान से समझना, डेल्टा नॉट बढ़ने का, देखो डेल्टा नॉट का मान बढ़ने पर ऑब्वियस सी बात है ये गैप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, T2G और EG के मध्य गैप बढ़ेगा। बताओ भाई, मध्य क्या बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर गैप बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पहले होंगे युग्मित, ऐसे हो जाएंगे। जैसे मानो आपका कोई विन्यास है D4 कॉन्फ़िगरेशन, समझना मेरी बात ध्यान से, D4 कॉन्फ़िगरेशन है और डेल्टा नॉट का मान अगर ज्यादा है तो मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन बच्चों कहां जाएगा,
इसी में जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए तो निम्न चक्रण संकुल बनता है। इधर जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो हो रही है कम, और मेरे कलर का जिम्मेदार कौन होता है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। होता क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा इस बारे में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जैसे आपको कोई एनर्जी आपने दी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा उच्च ऊर्जा क्षेत्र में, और जब वो वापस लौटता है तो उसी ऊर्जा का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में करता है। यही कारण है कि कलर दिखाई देते हैं हमें हर चीज के। तो अगर सोचो, ये अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा, और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे करेगा, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा बच्चों तो फिर कलर कैसे आएगा? बताओ, समझे? समझे या नहीं समझे? बताओ। बताओ। निम्न क्षेत्र लिगेंड कौन सा? ये वाला? इसकी कह रहे हो निम्न चक्रण संकुल बनेगा? करें कोशिश। कौन है ये बच्चा? कौन है? हेमंत। निम्न चक्रण संकुल देखो, करें एक बार ट्राई, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन की। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। पहले तो आपने सीएफएससी की गणना कर ली होगी, पहले तो ये देखो सीएफएससी की गणना कर ली होगी, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा नॉट का मान दे रखा है कम। अरे डेल्टा नॉट का मान कम दे रखा है तो उच्च चक्रण संकुल बनेगा भाई। सही है? नहीं, उच्च चक्रण संकुल ही तो बनेगा। निम्न चक्रण संकुल कैसे कह रहे हो? अरे डेल्टा नॉट का मान पाई से कम है, डेल्टा नॉट का मान पाई से कम है, और पाई से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाएगा, तो संकुल बनेगा उच्च चक्रण संकुल। संकुल कौन सा बनेगा? उच्च चक्र। कौन है ये? हेमंत। ठीक है, आगे चलिए बात करेंगे। एक बार इसको ट्राई कर लेना घर पे, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा घर पे। आगे देखिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए हम बात कर चुके थे। अगला है वो मेरा है चतुष्फलकीय संकुल। अब तक क्वेश्चन ध्यान रखना अष्टफलकीय में से ही आता है क्वेश्चन, ना तो टेट्राहेड्रल में से पूछेगा ना स्क्वायर प्लेनर में से पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की आपने कंडीशन देखी है, ईजी नीचे और T2G कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं ना? होते या नहीं होते बताओ। अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मेरे कौन से हैं? Eg हैं, और ये मेरे कौन से हैं? T2G है ना। जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन D1 के लिए क्या होगा? Eg1 होगा या नहीं होगा? अगर मैं कहूं कि D2 कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? Eg2 T2G0। बताओ भाई, होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, ध्यान रखना, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल्टा टी का मान हमेशा पाई से कम होता है। ऑलवेज याद रखना कि हमेशा पाई से कम होता है। डेल्टा टी मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा ओ लिया था और टेट्राहेड्रल के लिए लेंगे डेल्टा टी। तो ध्यान रखना चतुष्फलकीय के अंदर डेल्टा टी का मान हमेशा पाई से कम रहेगा। अगर डेल्टा टी का मान पाई से कम है तो मेरा D3 कॉन्फ़िगरेशन कोई बता सकता है क्या बनेगा? D3 कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या बनेगा? मैंने पहले भी बोला था, अगर डेल्टा टी का मान कम है तो मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा के कम होने के कारण तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा?
यहां जाएगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां, क्योंकि डेल्टा टी का मान मेरा क्या है, कम है। अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मेरा पांचवा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बढ़ती है। क्या होती है? अगर मैं कहूं कि, मैंने क्या बोला कि डेल्टा टी जो होता है, ये तो कंफर्म है, हम जानते हैं कि ईजी नीचे और T2G ऊपर होता है, यानी कि दो जो होते हैं वो तो नीचे होते हैं और तीन जो होते हैं वो होते हैं ऊपर। ये तो हम अच्छे से जानते हैं। आपसे मैंने कहा कि ईजी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बोला कि पाई से हमेशा डेल्टा टी का मान कम होता है। अगर डेल्टा टी का मान कम है तो मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर वाले संकुल में जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल के अंदर हमेशा बनते हैं उच्च चक्रण संकुल। ये ध्यान रखना, मेरा डिपेंड करता है कि नीचे पहले युग्मन हो रहा है या अयुग्मन हो रहा है, वो मेरा निर्भर करता है इस पर। अगर ये ज्यादा है इससे, यानी कि ये डिफरेंस ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है इससे तो इसका डिफरेंस ज्यादा है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन नीचे जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि डेल्टा टी का मान हमेशा पाई से रहता है कम, और अगर डेल्टा टी का मान बच्चों पाई से रहेगा कम हमेशा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। ये इसमें मेन ध्यान रखना, पेपर में वो पूछता है टेट्राहेड्रल के अंदर कौन से संकुल बनते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। और क्यों बनते हैं? नहीं, लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है टेट्राहेड्रल में, क्योंकि ये हमेशा डेल्टा टी का मान हमेशा पाई से कम होता है। और उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि इनमें प्रतिकर्षण अपेक्षाकृत ऑक्टाहेड्रल से होता है कम, और अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो ये डेल्टा टी का मान इन T2G और EG के मध्य डिफरेंस हमेशा कम रहेगा। देखो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिपेंड करता है कि T2 और T2G और EG में कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्सन है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ये उतने ही नजदीक होंगे, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा ये उतने ही दूर दूर होंगे। मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है ऑक्टाहेड्रल में रिपल्सन ज्यादा? क्योंकि उसमें 6 लिगेंड होते हैं और 6 की 6 लिगेंड एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, डेल्टा, ऐसे वर्ग समतलीय के अंदर भी है, वर्ग समतलीय के अंदर डेल्टा एसपी का मान ऑलवेज कम होता है। तो क्या होता है, उसका रीजन क्या है कि प्रतिकर्षण का मान अपेक्षाकृत चतुष्फलकीय के, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की क्या होता है, कम होता है, तो ये नजदीक आ जाते हैं, इसलिए डेल्टा टी का मान। ध्यान रखना, प्रबल लिगेंड में हो चाहे दुर्बल लिगेंड में हो, ऑलवेज डेल्टा टी का मान पाई से कैसा रहेगा। यही तो पूछने वाली चीजें हैं पेपर में, और कंपटीशन पेपर में यही तो पूछता है। और पूछता क्या है, समझ गए? तो ध्यान रखना, हमेशा कैसे संकुल बनते हैं, उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। क्या बनते हैं? उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। देखो भाई, आगे बात करेंगे सीएफटी के दोष व कमियां। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, और इसके बाद चलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मींस कार्बधात्विक यौगिकों की ओर। ठीक है, सीएफटी के दोष या कमियां। देखो सीएफटी के दोष या कमियां का मतलब क्या है? सबसे पहले बात करेंगे देखो स्टार्टिंग में ध्यान होगा, मैंने सीएफटी की जब आपको अवधारणाएं लिखवाई थी, मतलब बताई थी, तब मैंने बताया था कि सीएफटी ने माना है भाई कि जो, क्या माना है सीएफटी ने, कि जो बंद होता है वो होता है आयनिक, प्योर आयनिक। ध्यान है, जिसमें एक बिंदु आवेश की गणना की गई है, माना गया है कि एक बिंदु आवेश के रूप में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन ही पाए जाते हैं, आयनिक होता है। यानी कि सहसंयोजक बंध की कोई व्याख्या नहीं करी भाई इसने। सहसंयोजक बंध की व्याख्या ये नहीं कर सका,
इसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं किसी बंद के अंदर, तो फिर जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों से जब देखा गया, यानी कि प्रयोगों से जब निर्धारित किया गया, तो यह भी कहा गया कि हर यौगिक आयनिक नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें सहसंयोजक गुण भी पाए जाते हैं। समझ गए? यानी कि आयनिक की बात व्याख्या तो करता रहा, लेकिन किसी और चीज यानी कि सहसंयोजक के बारे में। लेकिन ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जिसमें प्योर आयनिक हो और प्योर सहसंयोजक हो, क्योंकि उनके अंदर कुछ तो सहसंयोजक गुण भी होते हैं और कुछ आयनिक गुण भी होते हैं। ठीक है, सेकंड देखो। अच्छा ये देखना, इसमें केवल डी कक्षकों की व्याख्या की गई है। एस और पी तो इसने बिल्कुल ही कह दिया कि होते ही नहीं है, यानी कि एस और पी की व्याख्या ये बिल्कुल नहीं कर सका। केवल और केवल किसकी व्याख्या की है? केवल और केवल किसकी व्याख्या की है? एस और पी, एस और सॉरी डी की व्याख्या कर पाया है, लेकिन एस और पी की व्याख्या नहीं कर सका। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक फॉर्मूला बताया गया था, हाफ एन बी माइनस एन ए, जहां ये क्या बताता है? ये बंद सामर्थ्य की बॉन्ड स्ट्रेंथ ही तो बताता है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या क्या सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ही तो है, बॉन्ड ऑर्डर का ही तो फॉर्मूला है, जिसमें ये तो होता था नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, और ये कौन से होते थे? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। लेकिन सीएफटी के अंदर कहीं भी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में व्याख्या नहीं की गई है कि बंधन डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, कि हाँ समझ गए क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ की व्याख्या बिल्कुल नहीं की गई है। देखो चौथा देखना, लास्ट, इसमें यह बताया गया कि साइनाइड, साइनो जो लिगेंड है, लिगेंड साइनो है, ये प्रबल है। कैसा है? प्रबल है। लेकिन इस बात की उचित व्याख्या ये नहीं कर सका कि OH माइनस H2O से दुर्बल लिगेंड होता है। की तो है, ध्यान होगा, की तो है। जब इसने कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन में जो होते हैं वो 2p2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से OH माइनस दुर्बल लिगेंड होता है, लेकिन इसकी ढंग से व्याख्या CFT नहीं कर सका। और इसके लाभ तो सिर्फ एक ही है, ये चुंबकीय गुण की बहुत अच्छे से व्याख्या कर सका है, रंग के बारे में बता सका है, ये ज्यामिति की व्याख्या बहुत अच्छे से कर दी इसने। लेकिन कौन कौन सी चीज नहीं बता सका? इसने केवल आयनिक बॉन्ड की परिकल्पना की है, सहसंयोजक बंध के बारे में ये बिल्कुल नहीं बता सका है। डी कक्षकों के बारे में तो बताता है, लेकिन एस और पी तो बिल्कुल ही नगण्य मान लिए हैं, इसने होते ही नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल नहीं बता सका कि बंध सामर्थ्य या बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा, इसके बारे में नहीं बता सका है। फोर्थ कौन सा है? इसने ये तो बता दिया कि साइनो आयन जो है वो प्रबल लिगेंड है, लेकिन OH माइनस H2O से दुर्बल होता है, इसकी व्याख्या ये उचित रूप से नहीं कर सका है। दैट्स ऑल। ये थी आपकी यूनिट सेकंड का एक पार्ट कराना था मुझे, मैं एक पार्ट करवा चुकी हूं, कंप्लीट हो गया है, अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको विश्वास तो मुझसे करना होगा कि मैडम जो कह रही हैं वो सत्य बात है एकदम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इस यूनिट में? कर लोगे, ये यूनिट कर लोगे। CFSE की गणना करनी आ गई आप लोगों को, आप लोगों को इनके बारे में पता चल गया। CFT की अवधारणा स्टार्टिंग से ही पेपर में आता है, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ने लायक है, सब आते हैं। उच्च, और ये तो बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है, उच्च चक्रण संकुल या निम्न चक्रण संकुल में से कौन सा बनेगा? डेल्टा नॉट का मान दे देगा, पाई का मान दे देगा और पूछेगा बताओ उच्च चक्रण संकुल बनेगा या निम्न चक्रण संकुल मिलेगा। ध्यान रखना, हमेशा केवल अष्टफलकीय के बारे में पूछता है, चतुष्फलकीय के बारे में तो कभी पूछता भी नहीं है पेपर में, हमेशा अष्टफलकीय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी बहुत पूछता है, ये भी ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत पूछता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनवा लेगा आपसे और पूछेगा इसके बताओ अनुप्रयोग क्या हैं, या फिर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लेता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? बताओ। हो गया? चलिए आगे चलते हैं यूनिट फोर्थ। पहले यूनिट फोर्थ और फिफ्थ की बात करेंगे और सबसे लास्ट में बात करेंगे जो सबसे अजीब सी यूनिट है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस,
उसे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजेबल यूनिट है। कंफ्यूज मतलब वो पूछता है हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस कौन से हैं, तो उस पर मुझे 3-4 किताबों में से स्टडी करनी पड़ेगी, तब मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है। ठीक है, अगली यूनिट है, ये बड़ी रटने वाली यूनिट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नोट्स नहीं मिले आपको? नोट्स नहीं मिले? कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे नोट्स, चिंता मत करो। एक बार रिज्वाइन करें, रनिंग आउट ऑफ टाइम बोल रहा है, एक बार रिज्वाइन करें, एक बार आ जाओ वापस। एक मिनट में मैडम को ही बुला लेती हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, अभी आ जाएंगी मैडम तब बात कर लेंगे, रहने दो, मेरे को फालतू में कुछ गलती हो जाए मुझसे। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। एक तो होगा कार्बन, नाम देखो भाई, कुछ जो चीजें समझने की है उसमें तो समझ लो। एक तो है कार्बन और एक है मेटल, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और धातु दोनों एक साथ जुड़े हुए हो, या कार्बन से धातु एक साथ जुड़ी हुई हो, तो उसे कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि ध्यान रखना कि कार्बन होगा और उस कार्बन से जुड़ी होगी डायरेक्ट कोई मेटल, ऐसे यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखना, अगर एमएससी करते हो और इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लेते हो, देखो प्रीवियस के अंदर तो 5-6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, लेकिन फाइनल के अंदर हो जाता है स्पेशलाइजेशन कि आप इनऑर्गेनिक से कर रहे हो या ऑर्गेनिक से कर रहे हो या फिजिकल से कर रहे हो। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करते हो तो वहां पे एक अलग से 50 नंबर का पेपर होता है जिसका नाम है कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा डिटेल, हल्की सी मतलब थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि देखो मैंने क्या बोला, वे यौगिक जिसमें कार्बन जो है वो धातु से डायरेक्ट कनेक्टेड होगी या धातु से डायरेक्ट जुड़ी हुई होगी, कौन से यौगिक कहलाते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। तो इनका पहले सीखेंगे नामकरण करना कि इनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसके बाद इनके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, इनकी रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, वो सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में जो इसका टॉपिक है, काफी छोटी सी यूनिट है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं क्योंकि इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो इसको मैं पूरी करवा दूंगी। जिनका पार्टिसिपेशन है, सर ने बोला उसका केवल एक पार्ट करवा दीजिए, बाकी जिनका पार्टिसिपेशन नहीं है उनको पूरा कर लीजिए। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए एक बार रिजॉइन कर लो, आ गई मैडम।